गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीकॉम फाइनल ईयर का 6th सेमेस्टर का एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की पहला यूनिट कोरिलेशन एनालिसिस उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे आपने इसके पहले जो वीडियो लेसन में सुने थे कि आपको स्टैटिस्टिक्स नया नहीं था, आपने इसके पहले जो सेमेस्टर्स थे उसमें आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी जो आप पढ़े थे इसके पहले वो बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स थे। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स, उसके अंतर्गत पहला यूनिट एज पर आवर सिलेबस कोरिलेशन एनालिसिस। ये कोरिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंबंध। यानी जो वेरिएबल्स है उसके एक दूसरे से तालमेल कितना है, संबंध कितना है, डिग्री ऑफ रिलेटिविटी क्या है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो सब पढ़ने के लिए अपने को कोरिलेशन एनालिसिस सीखने की जरूरत है। चलो पहले अपन डेफिनेशन देख लें। कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच two variables linearly related to each other। यानी अपनी कोरिलेशन में टू वेरिएबल्स की कनेक्टिविटी मेजर करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है या टूल है जिसके जरिए अपन कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब ये वेरिएबल्स कितने प्रकार का है? यहाँ दो वेरिएबल्स बताया है, यानी दो कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल x बोलेंगे और दूसरा वेरिएबल y बोलेंगे। सो ये दोनों में कनेक्टिविटी, डिपेंडेंसी, रिलेटिविटी ये सब पढ़ना है अपने को कोरिलेशन एनालिसिस के माध्यम से। तो जो फॉर एग्जांपल अगर x प्राइस है और y डिमांड है, अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी अपन पढ़े थे, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एक प्राइस है, एक डिमांड है। अपना लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है? अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, अगर प्राइस कम होगी तो एक और चीज की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे एक वस्तु का प्राइस और डिमांड के बीच में सहसंबंध अपने को अगर फाइंड आउट करना है तो अपन प्राइस को x बोलते हैं, डिमांड को y बोलते हैं। तो प्राइस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और डिमांड क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी प्राइस के ऊपर डिमांड आधारित है, तो प्राइस चेंज होगी तो डिमांड चेंज होगी। यानी डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज प्राइस है। तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वायत्त है, और डिमांड जो है प्राइस के ऊपर आधारित है, तो इसलिए वो डिपेंडेंट है, आधारित है। तो ऐसे जो वेरिएबल्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल्स है इसके बीच की सहसंबंध को जांचने वाली, मेजर करने वाली और उनके सहसंबंध को बताने वाली, एक्सप्रेस करने वाली जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर होगा उसको अपन बोलेंगे कोरिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध। तो कोरिलेशन इज ए बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट माने यूनिवेरिएट, यानी एक वेरिएबल का एनालिसिस। बाइवेरिएट माने दो वेरिएबल्स की एनालिसिस। अभी अपन जनरली कोरिलेशन क्या करते हैं? अपन बाइवेरिएट ही करते हैं,
क्योंकि अपने को संबंध निकालना है। संबंध मतलब अपने पास कम से कम 2 वेरिएबल रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली कोरिलेशन इज ए बाइवेरिएट एनालिसिस that measures the strength of association between two variables and the direction of the relationship। इसको अपन बोलते हैं कोरिलेशन। तो जो बाइवेरिएट एनालिसिस अपन करने वाले हैं वही कोरिलेशन एनालिसिस है। उसके बाद अपने को दूसरा क्या निकालना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन एंड अमॉन्ग द वेरिएबल्स। यानी जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में, उनके आपस में उसकी एसोसिएशन कितना है, कनेक्टिविटी कितना है, वो जांचने के लिए अपने को कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। एक पहला कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन की कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है। जनरली कोरिलेशन की जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में रहते हैं। +1 और -1 इसके बीच में रहते हैं। तो इसके अनुसार कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अनुसार कोरिलेशन 3 प्रकार का रहता है। कैसे? पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, कभी कभार नो कोरिलेशन, एक दूसरे से सहसंबंधित नहीं है। यानी अपन जो वेरिएबल लेने वाले हैं या तो एक दूसरे से पूर्ण रूप से सहसंबंधित है या तो ऋणात्मक सहसंबंधित है या तो सहसंबंधित नहीं है। ऐसे 3 प्रकार के सिचुएशंस अपन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जरिए अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोरिलेशन अपने को कहाँ से कहाँ तक सीमित है? मैंने जैसे बताया यहाँ कम से कम 2 वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल पूरी इंडिपेंडेंट रहेगी और दूसरा डिपेंडेंट रहेगी। यानी एक वेरिएबल दूसरी वेरिएबल को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। और दूसरा क्या है? दोनों वेरिएबल एक दूसरे को प्रभावित करती है। कभी कभार ऐसी वेरिएबल्स भी अपने पास आती है कि एक दूसरे के ऊपर उसकी इफेक्ट रहती है। उसके बाद 2 वेरिएबल्स may be acted upon by the outside influences। कभी कभार ये दोनों वेरिएबल जो है बाहर की कुछ चीजों से प्रभावित हो सकता है, वो भी अपने को इसके अंतर्गत कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभार अपनी जो वेरिएबल्स है उसकी कोरिलेशन इतनी हाई वैल्यू रहती है, वो कभी कभार अपने को कोरिलेशन के ऊपर जो रिलेशनशिप है या रिलेटिविटी है वो भी अपने को दिखा देती है। तो अपने को पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन, यानी फुल्ली कोरिलेटेड या पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड एंड नो कोरिलेशन, सहसंबंधित नहीं है, ऐसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोरिलेशन में अभी अपने को प्रॉब्लम्स करना है, तो उसके लिए कुछ फार्मूले अभी अपन लिखते हैं। तो फार्मूले लिखने के पहले अपने को कोरिलेशन में कितनी मेथड्स है वो अपने को अभी पहचान में लेके आना है। जनरली कोरिलेशन अपन करते हैं तो अपने पास अलग अलग वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द कोरिलेशन बेस्ड अपॉन द मेथड्स विच आर डिटरमाइंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। पहला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये कार्ल पियर्सन मेथड बोलते हैं। और दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये रैंक कोरिलेशन है, यह है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
इसके अलावा भी अपने पास अलग अलग मेथड्स है, लेकिन आपके सिलेबस में एज ऑफ योर सिलेबस अभी अपने पास 2 ही मेथड्स है। एक है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेशन है, दूसरा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये भी करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट करते वक्त अपने को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अलावा प्लस अपने को क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर, ये भी अपने को कैलकुलेट करना है। ये प्रोबेबल एरर माने क्या होता है, इट इज एन ओल्ड मेजर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर। कोरिलेशन को अपन आर से सूचित किया जाता है, स्मॉल आर। तो इट इज एन ओल्ड मेजर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर विदाउट द नॉलेज ऑफ द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या होता है, जब आप ऊंचे क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन और बिलीफ। अपन कोई भी जो कैलकुलेशन करते हैं अपने मन में एक प्री कंसीव्ड नोशन रहती है, उसको सोच के अपन करेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोथेसिस। तो अभी ये प्रोबेबल एरर जो बता रहा है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर विथ द नॉलेज ऑफ द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को प्रोबेबल एरर की कैलकुलेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर जो है वो भी अपने को कैलकुलेट करना है। ये जो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, नॉर्मली अपने को जो डिविएशंस आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन को अपनी मीन से कितना वेरिएंस है वो भी कैलकुलेट करने को अपने को स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, और कोरिलेशन एनालिसिस करने के लिए जो 2 मेथड्स है अपने को, एक है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। तो कल हम अपन पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक है एक्चुअल मीन के जरिए अपन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा है अज्यूम्ड मीन से अपन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। दोनों की फार्मूला लगभग सही समान है, क्योंकि जैसे आपने को ऑलरेडी मालूम है, एज्यूम्ड मीन के जरिए अगर मीन निकालते हैं या एक्चुअल मीन के जरिए अगर मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, वो अपन ऑलरेडी इसके पहले जो फंडामेंटल्स में अपन ने इसके पिछले सेमेस्टर में अपन मीन कैसे निकालना अपने को मालूम है। ठीक है, जब अपन एक्चुअल मीन से अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करेंगे, वो आएगा एक्चुअल मीन मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा जो है एज्यूम्ड मीन से अपन करते हैं, उसको अपन एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, या डिविएशन फ्रॉम मीन मेथड बोलते हैं, या इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो ये दोनों जरिए अपन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन अगले क्लास में अपन सीखेंगे। सो एनी डाउट्स विल गो फॉर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।